नमस्कार, मैं अनिल शर्मा, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर, हिमाचल प्रदेश स्टेट रूरल लाइवलीहुड मिशन। आज हम चर्चा करेंगे राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन के तहत एक बहुत ही इम्पोर्टेंट कंपोनेंट फार्म लाइवलीहुड। फार्म लाइवलीहुड क्या है? बहुत सारे ऐसे लोग हैं, स्वयं सहायता समूह की ऐसी महिलाएं हैं जो कृषि से जुड़ी हैं। आज इसी मुद्दे पर बात करने के लिए मेरे साथ मौजूद हैं श्रीमती कुसुम, एसपीएम फार्म लाइवलीहुड। आपका इस चर्चा में स्वागत है। धन्यवाद सर। कुसुम जी, मैं आपसे जानना चाहूँगा, फार्म एनआरएलएम का एक बहुत ही इम्पोर्टेंट कंपोनेंट है। नेशनल रूरल लाइवलीहुड मिशन के तहत हमने देखा है कि सबसे पहले हमारा फोकस रहता है कि हम जो सोशियो इकोनॉमिक कास्ट सेंसस 2011 की जो जनगणना हुई थी, उसके आधार पर जो भी ऐसे परिवार चयनित हुए थे जिन्हें किसी न किसी किस्म की डेफिशिएंसी थी, बीपीएल परिवार थे, तो उनका चयन हम स्वयं सहायता समूहों के रूप में करते हैं। स्वयं सहायता समूह के रूप में फॉर्मेशन हो जाती है, सामाजिक समावेशन भी हो जाता है, बट कहीं ना कहीं 3 महीने के बाद उनको लाइवलीहुड के साथ जोड़ना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। ऐसी रोजगार संबंधी जो जरूरतें भी है और आय सृजन के अवसर भी उनको प्रदान करने बहुत जरूरी है। तो फार्म में मैंने देखा है कि मुख्यतः जो है वो कृषि है, एग्रीकल्चर है। तो एग्रीकल्चर के तहत एनआरएलएम का क्या रोल रहता है? जी सर। सर, अगर हम कृषि आजीविका की बात करते हैं तो इसमें मुख्यतः 3 बिंदु रहते हैं सर। पहले तो एग्रीकल्चर है, दूसरा लाइफ स्टॉक है, तीसरा एनटीएफपी नॉन टिम्बर फॉरेस्ट प्रोड्यूस। अगर इन बिंदुओं की बात करें सर तो एग्रीकल्चर से शुरू करते हैं। जैसे कि हम सब जानते हैं, भारत जो एक कृषि प्रधान देश है सर। अगर हिमाचल की आर्थिकी की बात करें तो यहाँ पे भी लोगों का जो आय उपार्जन का साधन है वो कृषि पर बहुत आधारित है सर। हाँ। तो इसीलिए हमारा एनआरएलएम में ये फोकस रहता है या प्रयास रहता है कि जो हमारी स्वयं सहायता समूह की महिलाएं हैं या फिर जो महिला किसान हैं, उनको हम जागरूक करें कि वो कैसे जो प्राकृतिक या परंपरागत तरीकों से जो खेती के नुस्खे अपना रहे थे, उनको कैसे बदल के वो अपनी आय को बढ़ा सके। अगर हम इसमें बताएं सर कि हम जैसे महिलाओं को जो जागरूक करते हैं उसमें हम उनको क्या क्या बताते हैं। सबसे पहले तो ये रहता है कि उनको उत्तम किस्म के बीज की पहचान कैसे करनी है, ये हम उनको बताते हैं। उसके बाद भूमि की जांच कैसे करनी है, क्योंकि सर अगर हमें किसी भी फसल को बीजना है तो उसमें भूमि का बहुत महत्वपूर्ण रोल रहता है। अच्छी फसल लेने के लिए भूमि का चयन बहुत जरूरी है, मिट्टी का चयन बहुत जरूरी है सर। जब तक अच्छी भूमि नहीं होगी, मिट्टी की गुणवत्ता सही नहीं होगी, तब तक जो है फसल भी हमारी अच्छी नहीं होगी सर। और इसके अलावा फसलों में विभिन्न प्रकार की बीमारियां कौन सी है, उन बीमारियों की कैसे पहचान की जाए, उनकी रोकथाम कैसे की जाए, इस सब के बारे में भी उनको बताते हैं। और जैसे जमीन में नमी कैसे बनाए रखनी है सर, इसकी जानकारी हम महिलाओं को देते हैं। और हमारे ना फसलों में बहुत प्रकार के कीट भी होते हैं, कुछ हमारे मित्र कीट होते हैं, कुछ हानिकारक कीट होते हैं। तो उन कीटों की पहचान कैसे करनी है, इसके बारे में भी जागरूक किया जाता है। तो ये जो आप जागरूक करते हैं, ये कैसे करते हैं जागरूक? क्या आपको इन सब चीजों की जानकारी होती है या कृषि विभाग की आप मदद लेते हैं? सर, इसमें हम कृषि विभाग के जो विशेषज्ञ होते हैं उनकी मदद लेते हैं। इसके अलावा एनआईआरडी से भी जो एनआरपी होते हैं वो भी ट्रेनिंग के लिए आते हैं, और एमओआरडी से भी जो एनएमएमयू है वो भी ट्रेनिंग के लिए आते हैं। और ग्रामीण विकास मंत्रालय, भारत सरकार का ये बहुत ज्यादा फोकस रहता है इस बात पर कि हम अन्य जो विभाग है उन सभी के साथ कन्वर्जेंस करें। जी बिल्कुल सर। फिर बहुत सारी मामलों में उनकी विशेषज्ञता हो सकती है, और एनआरएलएम के साथ क्योंकि गांव में रहने वाली, ग्रामीण क्षेत्रों में रहने वाली परिवार जुड़े हैं, महिलाएं जुड़ी हैं, तो निश्चित तौर पर काम उन्हें करना है। और अगर उनको किसी स्पेशलिस्ट की गाइडेंस में इन सब चीजों की जानकारी दी जाती है तो निश्चित तौर पर
जो है हम लखपति योजना जो है उसकी तरफ को हम अपने ग्रामीण क्षेत्रों की महिलाओं को और परिवारों को ले जा सकते हैं। बिल्कुल सर। जी। बिल्कुल सर, जैसा आपने बताया कि हमारा प्रयास रहता है कि जो हमारी ग्रामीण महिलाएं हैं उनको हमने लखपति बनाना है। इसके साथ ही हम उनको जो है कृषि आजीविका में जो है किचन गार्डन को है प्रमोट करने पे भी प्रयास रहता है हमारा। जैसे कि हमने कोरोना काल में देखा सर, पूरी वैश्विक बीमारी का पूरी दुनिया ने सामना किया और इसी बीच में हमने एक चीज जो बहुत ज्यादा सुनी वो है रोग प्रतिरोधक क्षमता। तो अगर हम अच्छा आहार लेंगे तो कोई भी बीमारी है हमें आसानी से जकड़ नहीं सकती सर। इसीलिए अगर हम किचन गार्डन के थ्रू ऑर्गेनिक या नेचुरल फार्मिंग करेंगे, एक तो हम खुद भी स्वस्थ रहेंगे और दूसरा जो है हमारा परिवार भी स्वस्थ आहार लेगा। और इसके साथ ही अगर जो हमारे पास जो फसल है किचन गार्डन में ज्यादा हो जाती है तो उसको हम बाजार में बेच के हमें आय भी हो जाती है सर। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। कोविड के दौरान हमने देखा ग्रामीण विकास विभाग हिमाचल प्रदेश द्वारा एक स्कीम लॉन्च की गई थी, मुख्यमंत्री 1 बीघा स्कीम। जी जी बिल्कुल सर। ये स्कीम एमजी नरेगा के साथ कन्वर्जेंस में एनआरएलएम का एक बहुत ही सुंदर उदाहरण था, कन्वर्जेंस का बहुत सुंदर उदाहरण था, जिसके तहत वह सभी स्वयं सहायता समूह की महिलाएं जिनके पास मनरेगा के तहत, एमजी नरेगा के तहत जॉब कार्ड भी था, तो वो मनरेगा के तहत जो है ना वो अप्लाई कर सकती हैं और उनको 1 लाख तक का जो भी परमिसिबल एक्टिविटी है उस एक्ट के तहत वो कार्य स्वीकृत किया गया। और मैंने देखा कि बहुत ऐसे परिवारों ने इसका बड़ा लाभ उठाया। और इसके कोविड के दौरान खुद भी अपनी सेहत भी, जैसा आपने कहा, छोटे छोटे हमारे जो किचन गार्डन है, क्योंकि गांव में अपने घर के आसपास जगह सबकी होती है जी सर, और जिनकी नहीं भी होती वो दूसरों की जगह पर छोटी सी किचन गार्डनिंग कर सकते हैं और इसके लिए हर तरह की जो है वो मदद हमारी तरफ से दी गई। जी, मैं आगे आपसे चर्चा करना चाहूंगा लाइव स्टॉक पर। कृषि आजीविका का ये भी एक महत्वपूर्ण अंग है। जी बिल्कुल सर। अगर सर हम हिमाचल के परिप्रेक्ष्य में बात करें पशुधन की, यहाँ पे जो हमारा मेजर पशुधन जिस चीज का हो रहा है, एक तो डेयरी फार्मिंग का हो रहा है, गोट फार्मिंग का हो रहा है और पोल्ट्री फार्मिंग का हो रहा है। लेकिन फिर भी जो हमारे मेजोरिटी और महिला किसान है वो डेयरी फार्मिंग का काम करते हैं। दूध संबंधी काम जिसमें आप गाय, भैंस, बकरी रख सकते हैं। दूसरा आपने बताया बकरी पालन का काम और तीसरा आपने बताया मुर्गी पालन का काम। ये तीनों ही हिमाचल प्रदेश में बहुत ज्यादा ऐसे हमारे पास सफल जो है वो सक्सेस स्टोरीज हैं जहां महिलाओं ने इन सब में बहुत अच्छी सफलता पाई है। बिल्कुल सर। जी जी। और इसके अंतर्गत जो हम महिलाओं को जानकारी देते हैं, सबसे पहले तो हम उनको ये बताते हैं सर कि उनको जो है उत्तम किस्म के पशु की जानकारी कैसे लेनी है। अगेन एनिमल हस्बेंड्री डिपार्टमेंट के साथ बिल्कुल वही वहाँ के जो एक्सपर्ट रहते हैं वो हमारी महिला किसान वो और हमारी जो CRPs रहती है, सामुदायिक संसाधन व्यक्ति, उनको प्रशिक्षण देते हैं। प्रशिक्षण के दौरान उनको जो जानकारी देते हैं उसी में ही ये उनको समझाया जाता है कि हमें जो है एक उत्तम किस्म के पशु का चुनाव कैसे करना है। जी, जब अगर मान लो हमने उत्तम किस्म के पशु का चुनाव कर लिया, उसके बाद हमें उसको घर लाना है, तो इस जो है उसका ट्रांसपोर्टेशन हमने कैसे करना है, क्योंकि कई बार हम ऐसा देखते हैं सर कि माहौल का फर्क पड़ता है। जी, माहौल का फर्क पड़ता है या फिर ट्रांसपोर्टेशन में जो हमारे एनिमल है उनकी केयर नहीं होती है, तो कई बार ऐसा होता है घर पहुंचते तक कई बार उस पशु की मौत भी हो जाती है। इससे एक तो हमारे जो किसान है उनको एक तो फाइनेंशियली भी लॉस होता है सर, क्योंकि इतने पैसे दे के वो पशु खरीदते हैं। इसके अलावा जब पशु हमारा घर में आ जाता है तो इस चीज का ध्यान रखना होता है सर कि उसको जो है एकदम दूसरे पशुओं के साथ हमें मिक्स नहीं करना है। हो सकता है उसमें कोई बैक्टीरिया हो, इन्फेक्शन हो, वो दूसरों को भी इन्फेक्टेड कर सकता है। अच्छा। और उसके अलावा हमें उनका रख रखाव कैसे करना है, उनका शेल्टर कैसे करना है, अगर कोई प्रेग्नेंट एनिमल है तो उसकी केयर कैसे करनी है और उनकी वैक्सीनेशन, डीवॉर्मिंग, ये सब कुछ कैसे करना है। मतलब मैं ये समझ पा रहा हूँ कि ये जो जानकारी आपने आज साझा की बहुत ही इम्पोर्टेंट है, बट इस तरह की सारी जानकारी अब साझा करने के लिए हमारे पास एनआरएलएम में अपने पास हमारा कैडर है। जी सर, बिल्कुल। कृषि सखी और पशु सखी का। जी, आप बताइए कितना कैडर आपने डेवलप कर लिया है? सर हमारे पास लगभग 1400 के आसपास नंबर है। इसमें कृषि सखी भी है, पशु सखी भी है, कुछ एक वन सखी भी है सर।
और इनको जो चुनाव करने का जो क्राइटेरिया रहता है, बेसिकली जो हमारी कृषि और पशु सखी है, इनकी मिनिमम जो एजुकेशन क्वालिफिकेशन है वो 10th पास है। और एक चीज मेंशन करना भूल गई सर, हमारे कृषि उद्योग सखी भी है और उनकी जो मिनिमम क्वालिफिकेशन है वो +2 रहती है। जी सर। और इसके अलावा जब हम इनका सिलेक्शन करते हैं तो ब्लॉक स्तर पर उनका चुनाव किया जाता है और साथ ही ये देखा जाता है अगर हम किसी को कृषि सखी बना रहे हैं तो कम से कम वो 2 सालों से एग्रीकल्चर से रिलेटेड एक्टिविटीज अपना रहे हो। ऐसा नहीं हमने उस महिला को कृषि सखी बना लिया जिसके घर में जमीन ही ना हो। तो ये सारा क्राइटेरिया देखना पड़ता है और उसके साथ हमें ये भी देखना पड़ता है कृषि सखी के जो है घर में कोई इशू ना है। मतलब अगर हम उसको ट्रेनिंग के लिए बुलाते हैं या फिर राउंड के लिए भेजते हैं, राउंड के लिए भेजते हैं, तो फील्ड के लिए जाए वो, उसको कोई इशू ना हो। और साथ में हम इस चीज का भी ध्यान रखते हैं सर कि उसकी जो है कम्युनिकेशन स्किल अच्छे है, क्योंकि उसको कृषि सखी बनने के बाद समुदाय में जाना है, लोगों को जागरूक करना है, तो उसकी कम्युनिकेशन स्किल का होना बहुत जरूरी रहता है सर। ये जो आप CRP कृषि सखी और पशु सखी और कृषि उद्योग सखी, वन सखी जी सर का चयन करते हैं, ये किसमें से करते हैं? जो आपकी महिला किसान हैं जी लगभग 50,000 के आसपास, जी इतनी सारी ये महिला किसान हैं जो स्वयं सहायता समूह की सदस्य हैं। जी क्या जैसा आपने बताया कि कृषि सखी जिसके अपने पास थोड़ी बहुत जगह हो, जमीन हो, कृषि से संबंधित वो कार्य करती हो, उसी तरह से पशु सखी उस व्यक्ति का चयन किया जाता है जिसके अपने घर में एनिमल्स हों और उनकी वो देखरेख करती आ रही हो ताकि वो अपना एक्सपीरियंस औरों के साथ शेयर कर सके। तो क्या आधार क्या रहता है इनके चयन का? सर बेसिकली तो ये है, जैसा आपने बताया, जो हमारे महिला किसान है उसी में से ही उनका चुनाव करते हैं। और जैसे जब इनका चुनाव करेंगे तो इनको एक चीज ये भी बताई जाती है सर, जब ये फील्ड में जाएंगे तो इनको एक चीज का ये रहता है कि एक तो घर से कोई रोक टोक नहीं होनी चाहिए और क्वालिफिकेशन क्राइटेरिया वो पूरा करती हो। और इसके अलावा जो सर एक फार्मर फील्ड स्कूल है उसको हमें कंडक्ट करना पड़ता है। तो कृषि सखी का वो काम रहता है, जब वो NRLM के साथ जुड़ेगी तो जो गांव की महिला किसान है उनके साथ मिलके वो फार्मर फील्ड स्कूल भी वो अपनाए सर। क्योंकि जैसे हमारे SHG में पंचसूत्रा का पालन करना जरूरी है, वैसे इसमें भी फार्मर फील्ड स्कूल का उनको ऑपरेशन करना जरूरी है सर। बहुत अच्छी आपने जानकारी दी है। मैं आपसे जानना चाहूँगा नॉन टिम्बर जो फॉरेस्ट प्रोड्यूस हैं उसके बारे में। हिमाचल में क्योंकि देखा गया है कि बहुत सारे ऐसे जंगल हैं और फॉरेस्ट में बहुत सारे ऐसे जड़ी बूटियां हैं, औषधि हैं और बहुत सारी अन्य जो है वो प्रोडक्ट्स हैं जिनको जंगल से लाकर जो महिलाएं हैं या जो अन्य व्यक्ति हैं वो कलेक्ट करते हैं और उनको बाजार में बेचते हैं। जी सर। और सर नॉन टिम्बर फॉरेस्ट प्रोड्यूस बेसिकली गैर इमारती लकड़ी के अलावा जंगलों से हमें जो भी चीजें मिलती है वो नॉन टिम्बर फॉरेस्ट प्रोड्यूस में आती है। अगर हिमाचल के परिप्रेक्ष्य में मैं बात करूं तो हमारे यहाँ पे काला जीरा होता है, अनारदाना होता है सर, बुरांस का फूल होता है जिसके भी काफी सारे औषधि मतलब बहुत फायदे होते हैं। यहाँ तक कि कहा गया कि कोरोना में भी अगर ये बुरास का जूस लिया जाए या उसको ड्राई करके जो उसके पत्ते होते हैं फूल के, अगर उसको ड्राई करके लिया जाए तो वो बहुत ही ज्यादा जो है ना रामबाण का काम करती है। बिल्कुल सर। इसके अलावा सर हमारे हिमाचल में एक और चीज भी होती है जिसको गुच्छी भी हम बोलते हैं। और इसके अलावा आंवला रहता है सर और भी बहुत प्रकार की मेडिसिनल हर्ब्स रहती है। जी औषधि हैं। जी सर। तो आप ये कहना चाहते हैं कि NTFP नॉन टिम्बर फॉरेस्ट प्रोड्यूस के साथ भी हमारी महिलाएं जुड़ सकती है और अच्छा मुनाफा कमा सकती है और आजीविका का साधन बना सकते हैं। बहुत अच्छा। और इसके लिए सर हमारे NRLM में वन सखी का एक कैडर रहता है जो हम फाइनेंशियल ईयर अभी जो आने वाले हमारा 22 और 23 उसमें हम डेवलप करेंगे। उन वन सखी का बेसिकली काम ये रहेगा कि जो हमारे गांव की ग्रामीण महिलाएं हैं उनको जागरूक करना। पहले तो अगर हम नॉन टिम्बर फॉरेस्ट प्रोड्यूस बोलते हैं तो आम जनमानस को इस चीज का पता नहीं होता है, तो उनको सबसे पहले तो जागरूक करेंगे कि ये चीजें होती क्या है। उसके अलावा इनको हम अपने आय का साधन
कैसे बना सकते हैं, इसके लिए उनकी हमें कलेक्शन कैसे करनी है, ग्रेडिंग, सॉर्टिंग और पैकेजिंग कैसी करनी है, मार्केटिंग कैसे करना है, ये सारा काम हमारा वन सखी का रहेगा। और जैसे कि अगर मार्केट एक्सेस की बात करें सर, हमारे एनआरएलएम में भी हिमीरा परमानेंट शॉप, वीकली मार्केट हम ऑर्गेनाइज करते हैं। इसके अलावा सरस फेयर है, रीजनल फेयर भी है, तो वहाँ पे उन महिलाओं को प्लेटफॉर्म देंगे जहाँ पे बहुत बहुत अच्छी आपने बात कही। बट हिमाचल प्रदेश स्टेट रूरल लाइवलीहुड मिशन ने अमेजोन के साथ भी टाई अप किया और हमारे 51 प्रोडक्ट्स 15 अक्टूबर को हमने लॉन्च कर दिए थे और लगभग अब 100 प्रोडक्ट्स के आसपास हैं जो हमारे अमेजोन पर उपलब्ध हैं। तो निश्चित तौर पर मैं चाहूँगा कि NTFP के तहत भी हमारे जो स्वयं सहायता समूह की महिलाएं हैं, ग्रामीण क्षेत्रों की महिलाएं हैं और अन्य लोग हैं, वो जरूर इसका फ़ायदा उठाएं और ऐसे प्रोडक्ट्स जो वो कलेक्ट करते हैं उनकी सॉर्टिंग कैसे करनी है, उनको उनकी पैकेजिंग कैसे करनी है ताकि उनको अच्छे से अच्छे दाम मिल सके। NRLM के तहत एक कंसेप्ट है कस्टम हायरिंग सेंटर का, क्योंकि गाँव में अभी भी मैनुअली और ट्रेडिशनल जो मेथड्स हैं वही यूज किए जाते हैं। उससे समय कहीं ना कहीं ज़्यादा लगता है और समय के साथ मेहनत ज़्यादा लगती है। वैसे तो जो अब कॉन्सेप्ट है वो ये है कि हम पुराना जो ट्रेडिशनल मेथड था उसी की तरफ वापस जा रहे हैं। हम नाम दे देते हैं ऑर्गेनिक का, नाम दे देते हैं नेचुरल का, पर प्राकृतिक खेती ही बेस्ट है, ये आज हमें पता चल रहा है। लेकिन हमारे जो पूर्वज थे या जो लोग थे ग्रामीण क्षेत्रों में जो खेती कर रहे हैं, वो इतने सदियों से ये खेती करते आ रहे हैं और हमेशा से वो कहते थे कि यही खेती जो है वो बेस्ट है। लेकिन समय के साथ और कहीं ना कहीं पैसे के लालच में आके हम केमिकल्स और बहुत सारी ऐसी चीज़ों का यूज कर रहे हैं जिससे ना सिर्फ हम अपनी मिट्टी को अनुपयोगी बना रहे हैं बल्कि अपनी सेहत के साथ भी खिलवाड़ कर रहे हैं। तो ये जो कस्टम हायरिंग सेंटर का जो कंसेप्ट है, जिससे बहुत सारे इक्विपमेंट्स जो कृषि संबंधित जो हैं प्रोडक्ट्स, वो स्वयं सहायता समूह की महिलाओं को दिए जाते हैं, इसका मेन फायदा क्या है? क्या है ये कंसेप्ट? सर बेसिकली जो हमारा कस्टम हायरिंग सेंटर है, इसका कंसेप्ट ये है कि जो हमारे ग्रामीण महिलाएं हैं वो जो इतना परिश्रम कर रहे हैं, उनके परिश्रम में कमी लाना और इसके अलावा जो उनका प्रोडक्शन है उसमें इंक्रीज करना। क्योंकि हमारी महिलाएं हम बेसिकली देखते हैं वो हर जगह काम करती है, खेतों में भी, घर की रिस्पॉन्सिबिलिटी भी संभालती है। तो हमारा बेसिकली इसमें ये मकसद है कि उनका एक तो परिश्रम कम हो और दूसरा आउटपुट ज्यादा हो। और इसके अलावा हम इसमें सर 4 लाख तक का उनको वन टाइम ग्रांट देते हैं सर, और ये हम VO लेवल को देते हैं। और इसमें जो इक्विपमेंट वो ले सकते हैं, जैसे पावर टिलर हो गया, ग्रास कटर हो गया, स्प्रेयर हो गया, पोर्टेबल पंप हो गया, प्रूनर हो गया सर। और इसके अलावा जो भी उस एरिया की डिमांड है उसके अकॉर्डिंग हम जो है फार्म इक्विपमेंट परचेज कर सकते हैं। ऐसे सभी औजार वो महिलाएं ले सकती हैं जिनसे उनका परिश्रम बचे और कहीं ना कहीं उनके समय की भी बचत हो। कुसुम जी, मैं आपसे जानना चाहूँगा कि ये जो हमारी महिला किसान है, स्वयं सहायता समूह के सदस्य हैं, चाहे वो हमारे CRPs हैं, इनकी ट्रेनिंग, इनकी कैपेसिटी बिल्डिंग, क्योंकि क्षमता का संवर्धन होना बड़ा जरूरी है, कौशल का लगातार निर्माण होते रहना बड़ा जरूरी है। तो इनकी ट्रेनिंग और कैपेसिटी बिल्डिंग के लिए हम क्या करते हैं? सर अगर मैं NRLM के तहत जो हमारे सामुदायिक संसाधन व्यक्ति है या फिर जो हमारी महिला किसान है या फिर जो हमारे स्वयं सहायता समूह के मेंबर है, उन सब की जो है कैपेसिटी बिल्डिंग पे बहुत ध्यान दिया जाता है सर। क्योंकि उन महिलाओं का एक तो सशक्त होने के लिए उनकी ट्रेनिंग होना बहुत ज़रूरी है। और इसमें जब उनकी ट्रेनिंग होती है सर, बेसिकली ट्रेनिंग के दौरान हमारे जो लाइन डिपार्टमेंट रहते हैं, जैसे एग्रीकल्चर हो गया, एनिमल हस्बेंड्री डिपार्टमेंट हो गया, हॉर्टिकल्चर हो गया सर, फॉरेस्ट डिपार्टमेंट हो गया, तो उन डिपार्टमेंट से जो विशेषज्ञ होते हैं सर, उनकी हम मदद लेते हैं। और इसके अलावा जब हम इनकी ट्रेनिंग करवाते हैं तो इनकी पर्सनैलिटी डेवलपमेंट पे भी ध्यान दिया जाता है। क्योंकि जब ये हमारी CRPs यहाँ से ट्रेनिंग करके फील्ड में जाती है तो उनको फील्ड में जाके लोगों के साथ कन्वर्सेशन करना पड़ता है, आसान भी हो जाता है। यस सर, आसान भी हो जाता है। मुझे ध्यान है रिसेंटली हमने एक ट्रेनिंग करवाई थी, उसमें
जो बिलासपुर में नमोहल जी, में जो जी। कामधेनु इंस्टीट्यूट है, जी सर। वहाँ का आपने फील्ड विजिट करवाया विजिट था, करवाया तो था। कैसा रहा वो विजिट? सर वो फील्ड विजिट बहुत अच्छा रहा। हमारी जो मोस्टली जो महिलाएं हैं ग्रामीण परिवेश से है, हम्म, तो ग्रामीण परिवेश से मोस्टली जो काम करती है या तो वो एग्रीकल्चर से रिलेटेड बिल्कुल, करती है या बिल्कुल। डेयरी से रिलेटेड करते जी, हैं। तो कामधेनु में जाके उन्होंने देखा कि कैसे उन लोगों ने 2001 में छोटे स्तर से काम अपना शुरू किया, उनको चैलेंजेस बहुत आई। बहुत है। तो अगर हमारी महिला किसान या एसएचजी मेंबर उनका भी कोई विजन है, अगर वो कुछ करना चाहती है, अगर जी। उनको कोई भी मुश्किलें आती है, जी। तो उनको पीछे नहीं हटना है, डटकर सामने आना है सर। बहुत बढ़िया। कामधेनु का जो एग्जाम्पल है, मैं यहाँ पर जरूर कोट करना चाहूंगा कि जो हमारे ग्राम संगठन बनते हैं, हमारे जो क्लस्टर लेवल के जो फेडरेशन बनते हैं, जी सर। ये बड़े इनिशिएटिव ऐसे लेवल पर जरूर लेने चाहिए। हमारे लोकल ग्रुप्स बनते हैं, प्रोड्यूसर ग्रुप बनते हैं, जो एक तरह की एक्टिविटी कर रही हैं, ऐसी महिलाएं इकट्ठी जुड़े पूरे गांव की या एक से अधिक गांव की ऑर्गेनिक फार्मिंग कर रही हैं, लोकल ग्रुप बनाए अपना। और मैं समझता हूं कि क्लस्टर लेवल फेडरेशन पर इस तरह के इनिशिएटिव जरूर लिए जाने चाहिए, जहां एक तरफ महिलाओं को रोजगार मिलेगा, उनकी आय में वृद्धि होगी, उनका एक्सपोजर बढ़ेगा और निश्चित तौर पर उनका व्यक्तिगत विकास, जिसको हम पर्सनैलिटी डेवलपमेंट कहते हैं, वो भी होगा। आज की इस बहुत महत्वपूर्ण चर्चा से जो चीज़ निकल के आई वो ये कि ग्रामीण क्षेत्रों में रहने वाली हमारी जो महिला किसान है या अन्य लोग हैं, वो जब भी हमारे सीआरपी के राउंड्स होते हैं, हमारी कृषि सखी हैं, पशु सखी हैं, हमारी वन सखी हैं, जब भी वो राउंड पर आपके गांव में आएँ और वो जानकारी आपके साथ साझा करें, तो ज़रूर उसका आप फ़ायदा उठाएं। कुसुम जी, क्या मैसेज देना चाहेंगे आप? ग्रामीण क्षेत्रों में रहने वाली बहुत सारी महिलाएं हैं जो जी। एनआरएलएम की तरफ एक विश्वास से और एक उम्मीद से देखती हैं। जी, बिल्कुल, मेरा सभी ग्रामीण महिलाओं से ये आग्रह रहेगा कि आप सब लोग जितना ज़्यादा हो सके कृषि आजीविका के साथ जुड़ें, क्योंकि कृषि आजीविका के साथ जुड़ने के बाद आप पौष्टिक आहार के ज़रिए ना सिर्फ़ अपना ध्यान रख सकते हैं, अपने परिवार का भी ध्यान रख सकते हैं, और इसके अलावा जो आपका फार्म प्रोड्यूस होगा, उसको बेच के आप आय उपार्जन भी कर सकते हैं। इसके अलावा मेरा एक और आग्रह ये भी रहेगा कि जो हमारी फार्म लाइवलीहुड सीआरपीज़ है, कृषि सखी होगी, पशु सखी होगी या कृषि उद्योग सखी है, जब वो आपके बीच, आपके गाँव में आती है, आपको जानकारी देने के लिए आती है, आप कृपया अपना कीमती समय निकाल के उनसे जानकारी लें, क्योंकि ये आपके स्वास्थ्य के पॉइंट ऑफ व्यू से भी बहुत लाभप्रद है। जी। जी, धन्यवाद आपका। थैंक यू सर। मैं ये समझता हूँ कि इस मैसेज को ज़्यादा से ज़्यादा हमें ग्रामीण क्षेत्रों में महिलाओं तक पहुँचाने की ज़रूरत है, जिससे कृषि आजीविका के तहत वो जुड़ें। और बहुत सारी ऐसी जन कल्याणकारी स्कीम्स हैं ग्रामीण विकास और पंचायती राज विभाग की, जिनका फ़ायदा आप ले सकते हैं। थैंक यू।